तो बच्चे ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपकी क्लास है, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपके आएंगे 40 मार्क्स एबिलिटी के पार्ट के, जिसमें मैथ और आपकी मेंटल एबिलिटी होगी। 40 मार्क्स आपके होंगे जो ये दूसरे सेक्शन हो गए, कंप्यूटर साइंसेज हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेज हो गया, फिजिकल साइंसेज, और ये तमाम चीजें जो है वो उसमें आ जाएंगी। और 20 मार्क्स होंगे आपके किसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के। तो आपका जो ये पेपर है ये 100 नंबर का हो जाएगा। अब इस पेपर में आप हाईएस्ट मार्क्स भी ले सकते हैं और लोएस्ट मार्क्स भी ले सकते हैं। वो डिसाइड करेगा कौन, ये आपका जो ये वाला पार्ट है 40 और 20 मार्क्स एमसीक्यूज के और 40 मार्क्स आपके मैथ और एबिलिटी वाले पोर्शन के। अगर आपको बेसिक मैथ आती है तो, और इंशाल्लाह अभी मैं आपको कुछ आप लोगों के जिम्मे लगाऊंगा कि आप लोगों ने कुछ बुक्स परचेज करके लानी है 5, 6, 7 और 8 क्लास की मैथमेटिक्स की, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग 40 आउट ऑफ 40 लेने के काबिल हो जाएंगे। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएंगे। अगर आपने यहां से 60 में से 50 भी निकाल लिए तो बिलीव करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 70 प्लस इन दिस पेपर। और 70 प्लस इन दिस पेपर हर बच्चा नहीं ले रहा, तो यहीं से आपने पिक करना अपना मेरिट, और आप ऊपर निकलेंगे। खास तौर पे पंजाब और केपीके के बच्चे ज्यादा मोहतात रहे, ठीक है। पंजाब और केपीके के बच्चों का मेरिट और कंपटीशन बलूचिस्तान और सिंध से जो है वो थोड़ा सा कम होता है। सिंध में और बलूचिस्तान में कंपटीशन का लेवल एक थोड़ा सा कम होता है। पंजाब और केपीके बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, ये दहशतगर्द सूबे हैं, तो यहाँ पे जो है कंपटीशन आपको ज्यादा सर देखने को मिलता है। हाँ जी सर, 2 क्वेश्चंस थे जो इसमें एमसीक्यूज होते हैं, वो मैथ से भी रिलेटेड होते हैं या सिर्फ साइंस वाले होते हैं? बच्चे इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं होते। अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, बट एग्जामिनर चाहे तो वो दे सकता है। मिसाल के तौर पे वो कह दे कि जी व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये हो सकता है। बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डिनाई नहीं करूंगा, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो आपको मेंटली तौर पे एमसीक्यूज में इतने बड़े एमसीक्यूज एक्सपेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यूज ही आएंगे। चलें ओके जी। सर, और दूसरा क्वेश्चन, आपने सारे प्रोविंसेस का बताया है, तो कश्मीर का क्या सीन है? बच्चे कश्मीर में भी मेरिट जो है वो, कश्मीर में सीट थोड़ी सी कम है, बट ये होता है कि मेरिट वहां पर भी कम होता है, वहां कंपटीशन वहां पर भी कम कम होता है। कंपटीशन 2 ही सूबों में देखने को मिलता है, टफ कंपटीशन, ये जहां से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, एलोकेट नहीं हो पाते, वो केपीके और ओके पंजाब है। सर। ठीक है, तो केपीके और पंजाब वाले बच्चे हैं कोई यहाँ पे, केपीके के कोई बच्चे यहाँ पे? सर मेरा ठीक है, चलें बच्चे हम स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना आसान सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, और फिर जो है वो मुश्किल सेक्शन की तरफ जो है ना मूव करेंगे। हम लोग फिजिकल सॉरी क्या कहते हैं एनवायरमेंटल साइंसेज के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंटल साइंसेज में एक चीज होती है वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल? बच्चे माइक्स ऑफ कर दे प्लीज अपने। सर वाटर साइकिल जो है वो होता है प्रॉपर हमारा जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन से लेके रेनिंग और वाटर कोर्सेज जितने भी हम इसको देखते हैं, तो पानी कहाँ से निकलेगा और कहाँ से जो है वो कोर्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, और वापस जो है वो सारा वाटर साइकिल। राइट, ओके। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल ये होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न बैक टू लैंड। हमारी जमीन से या वाटर के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ओशियंस हो गए, वहां से पानी का इवेपोरेट होके कहां पर जाना, एटमॉस्फेयर में जाना, और फिर वहां से दोबारा वापस किस में आना, जमीन पे वापस आना। ये क्या कहलाता है आपका? वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर साइकिल के अंदर सबसे पहला काम होता है आपका वाटर कंपार्टमेंट्स। और वाटर कंपार्टमेंट्स कौन सी चीजें होती हैं? आपके जो दरिया होते हैं, पॉन्ड्स, आपके लेक्स, ओशंस एटसेट्रा, इवन आपके जो है वो ये जो गली मोहल्लों में पानी खड़ा होता है ना, वो भी आपके हो सकते हैं। ये आपके वाटर कंपार्टमेंट्स हैं। यहां से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। मिसाल के तौर पे इवेपोरेशन क्या कहते हैं? पानी का बुखारात बन के निकलना। ये सूरज है, ये पानी है। सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ती है तो पानी क्या होता है, बुखारात बन के ऊपर जाना शुरू कर देता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देता है।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, पानी इवेपोरेट हो गया। अच्छा, प्लांट्स में से भी पानी इवेपोरेट होकर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। हमारी बॉडी में से भी पानी जो है वो इवेपोरेट होकर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वेटिंग कहते हैं, स्वीट फॉर्मेशन। पर्सपायरेशन। ठीक है, स्वेटिंग तो हम एक लफ्ज बोलते हैं ना, अगर उसको सही मायने में बोला जाए तो वो क्या होता है? पर्सपायरेशन। तो इन 3 तरीकों से पानी आपका कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। अब पानी एटमॉस्फेयर में गया, हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। मरी जो है वो लाहौर से ऊपर है कि नीचे? लाहौर से ऊपर है, तो मरी ठंडा है कि लाहौर ठंडा है? मरी ठंडा है, क्योंकि वो हाइट पे है, वो सी लेवल से ऊपर है। तो जैसे ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, बुखारात ऊपर जाएंगे, तो ऊपर तो ठंड है, तो ठंडे होके ये क्या होंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट में। किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंस हो गए, ठंडे हो गए, ये जो वेपर्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, पानी की कतरों में बन गए। आप लोगों ने घरों में कुकिंग भी की होगी, तो देखा होगा घरों में कि जब प्रेशर कुकर को जब ओपन करते हैं तो उसकी जो वॉल होती है ना, हेड होती है, सॉरी ऊपर जो छत होती है इसकी कुकर की, तो उसके ऊपर पानी के कतरे जो है वो गिर रहे होते हैं। वो एक्चुअली क्या होते हैं? स्टीम, या जो आपके वेपोरेट होके वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं तो वो दोबारा से ठंडे होकर पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज कंडेंसेशन। अब ये जो पानी ऊपर गया है, ये किस में इकट्ठा होता है? क्लाउड्स में। और क्लाउड्स में ये पानी इकट्ठा होता जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, आप कितना खाना खा सकते हैं? अगर आप वॉशरूम ना जाएं, सिर्फ खाने खाते रहें एक दिन 2 दिन, आप मजीद खाना खा सकते हैं? या अगर एक ही दफा में खाना खाए तो आप कितना खाना खाएंगे? अगर कोई बहुत ही ज्यादा खाने का शौकीन है तो वो 20 रोटियां खा लेगा, बहुत ही ज्यादा है 30 खा लेगा। उसके बाद उसकी बस हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। सिमिलरली क्लाउड्स के अंदर भी जब पानी जाता है तो एक खास लेवल पे जाके वो क्या होते हैं? फुल हो जाते हैं, और फिर वो बस्ट कर जाते हैं, और पानी जो है वो सारे का सारा किधर आ जाता है वापस? लैंड की तरफ। अब ये 3 फॉर्म में वापस आता है जमीन के ऊपर। 3 फॉर्म कौन सी होती है? एक प्रेसिपिटेशन, रेन। दूसरी क्या होती है? स्नो फॉलिंग, और तीसरी क्या होती है? हेलस्टॉर्म। प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं। पानी बारिश की सूरत में वापस आता है, बर्फबारी की सूरत में वापस आता है, या हेलस्टॉर्म की सूरत में वापस आता है। और वापस आकर किस पे जमा होगा? दोबारा वाटर कंपार्टमेंट्स में। उन्हीं समंदरों में, उन्हीं पॉन्ड्स में, उन्हीं लेक्स में वापस जाएगा जहां से निकला था। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश होने से जमीन पे क्या होगा? जमीन एरेबल बनती है, जमीन के ऊपर काश्तकारी हो सकती है, जमीन जरखेज बनती है, और फसलें वगैरह भी उगेंगी, और उसके अलावा घास वगैरह भी उगेगी जिसे जानवर खाएंगे। इसके अलावा हवा में ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर ये वाटर साइकिल ना होता तो आज बहुत सारी चीजें जो है वो लाइफ में एबनॉर्मल हो चुकी होती। सो दैट्स व्हाई वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक होगा, तो ये वाटर साइकिल था बच्चे। उसके बाद आपका आ जाता है रॉक साइकिल। सर जब ये ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बच्चे कंडेंसेशन के साथ ही काउंट करते हैं, और जब वो बस्ट होता है तो उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट, जहां पे ये फुल हो जाता है और फटने पे आ जाता है, उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोलते हैं बच्चे जी। ये बच्चे सर जो गुटेशन का वर्ड यूज करते हैं वो ड्यू पॉइंट है? जी जी, गुटेशन। ओके सर। ये बच्चे क्या देखें भाई, कमाल हो गया। बच्चे मुझे धड़ाधड़ मैसेज कर रहे हैं, सर कोई आसान टॉपिक पढ़ाएं, ये मुश्किल टॉपिक है। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? बहुत इजी है सर। सही जा रहे हैं ना मेरे? सर मेरा
सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इससे मजीद तो नहीं हो सकता इससे कोई। सर आज वैसे भी बारिश हम लगी है और CSS टॉपिक के भी हम वही स्टूडेंट्स पढ़ हैं। रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो फिर मैं वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ओपन कर लेता हूँ फिर मैं। नहीं, जर्नल सी तो बातें सर बंदा बचपन से पढ़ रहा होता है। रॉक साइकिल बच्चे, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या होती हैं? सर डेपोजिशंस होती हैं हमारे जो सेडिमेंट्स हैं उनकी, या फिर हमारा जो डेब्रिज होती हैं, अर्थ डेब्रिज, उसकी जो डेपोजिशन होती है उनको रॉक्स कहते हैं। ठीक है, रॉक्स क्या होती हैं? ये सॉलिड्स होते हैं जो के बने होते हैं डिफरेंट मिनरल से मिलके। डिफरेंट मिनरल से मिलके जो चीज बनी होती है वो क्या होती है आपकी? रॉक्स होती हैं। रॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स आर सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। वो क्या कहलाते हैं आपके? रॉक्स कहलाते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर आल्सो सॉलिड सब्सटेंसेस which occur naturally, जो नेचुरली मिलते हैं, और ज्यादातर ये सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं, ज्यादातर सिंगल एलिमेंट से। जैसे साल्ट आपका मिनरल है या नहीं है? मिनरल Yes, sir, mineral. ठीक है, इस तरह से चीजें इन जो है वो आपका जो आयरन हो गया और बहुत सारी चीजें होगी, सारे के सारे कॉपर। Coal, sir, coal. हाँ जी, तो ये आपके जो है वो मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल से मिलके जब मिनरल इकट्ठे होते हैं, 2 या 3 किस्म के मिनरल्स इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। रॉक्स में बच्चे आपका 3 तरह की रॉक्स होती हैं। सबसे पहली होती है इग्नियस रॉक्स, दूसरी आपकी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड वन आपकी होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस का मतलब क्या होता है? इग्नियस निकला है इग्निशन से। इग्निशन का मतलब क्या होता है? आग लगना, फायर को बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स जो है वो किससे बनी होती हैं? आग से बनी हो। अब ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर क्या है बच्चे? लावा। लावा। ये लावा बेसिकली क्या होता है? ये बनता है मोल्टन रॉक से। किससे बनता है? पिघली हुई चट्टानों से। जमीन के नीचे बहुत हीट होती है जिसकी वजह से चट्टानें पिघल जाती हैं और वो क्या होती हैं? लिक्विड शेप ले लेती हैं, और इसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, दिस इज मैग्मा। जब तक ये पिघली हुई चट्टानें पहाड़ के अंदर होती हैं तो ये क्या कहलाएंगी? मैग्मा कहलाएंगी। जब ये पहाड़ के बाहर निकल आती है और फ्लो करती हैं तो फिर इनको क्या बोलते हैं? फिर इनको लावा बोलते हैं। सो लावा इज अ फ्लोइंग, और ये बाहर जब निकल आते हैं मोल्टन रॉक्स, तब उसको लावा बोलते हैं। जब तक वो पहाड़ के अंदर होंगे तो वो क्या होंगे? मैग्मा होंगे। ठीक हो गया। अब ये जो लावा जा रहा है, ये लावा एक जगह पे जाके रुकेगा और इसने कूल डाउन भी होना है। जब ये कूल डाउन होगा तो ये हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होके जो आपकी रॉक्स बनेंगी वो कौन सी रॉक्स होंगी? इग्नियस रॉक्स होंगी। नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमारी जो जमीन का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। यानी कि जो हमारी जमीन कहते हैं ना, वो बिग बैंग थ्योरी के, जो वो सूरज से टूट के अलग हुए और फिर जमीन के ऊपर जो है वो काफी अर्सा तक फायर रही, और वो फायर जो है वो जब कूल डाउन हुई तो फिर जमीन क्या हो गई? सॉलिड होगी। तो जाहिर सी बात है, फायर अगर कूल डाउन हुई होगी तो बाहर जो सरफेस है वो कौन सी होगी? फिर इग्नियस रॉक्स की होगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी हो गई इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल में जो आपकी आती है उसमें बच्चे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द एग्जांपल। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि ग्रेनाइट जो है वो कौन सी रॉक है, तो आपने ये एग्जांपल भी याद रखनी है। ग्रेनाइट हो गई, साल्ट हो गया, ये आपकी कौन सी रॉक्स होती हैं? इग्नियस रॉक्स होती हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, हाँ जी सर, ये जो मार्बल होता है ये इग्नियस रॉक में आएगा ना सर? नो, मार्बल इज नॉट एन इग्नियस रॉक्स। मार्बल जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ओके। तो हाँ, मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चे, आपकी आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं, बाजुकात क्या होता है, आप में से कुछ बच्चे देहातों में रहते होंगे। रहता है कोई बच्चा देहात में? जी सर। उन्होंने देखा होगा एक चीज कि बाजुकात ना घरों की कंस्ट्रक्शन करवाने में लोग मिट्टी भी फेंकवाते। शहरों में तो पता नहीं अब ये रवाज खत्म हो गया, लेकिन देहातों में मिट्टी भी फेंकवाते हैं कि 1-2 ट्रॉली मिट्टी की भी फेंकवा लो। तो वो क्या होता है सर, वो गैड़ा बोलते हैं उसे। हाँ जी, वो जो मिट्टी जो होती है ना,
वो कुछ इस्तेमाल हो जाती है और कुछ जो है वो वैसे ही गली में पड़ी रह जाती है। पहले तो वो बड़ी जो है ना पतली सी होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है और भागी फिरती होती है, लेकिन क्या होता है लोग उसके ऊपर से गाड़ियां भी गुजार रहे हैं, ट्रैक्टर भी गुजार रहे हैं, बाइक भी गुजार रहे हैं, बारिश होने के बाद वो गीली हो रही है, फिर खुश्क होती है, फिर गाड़ियां गुजर रही हैं, कई दिन के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते महीने के बाद वो मिट्टी क्या होती है, हार्ड हो जाती हार्ड है। हो जाती है। ये हार्ड हो जाती है। उसके बाद जैसे शुरू दिनों में वो सॉफ्ट थी, इसको हाथ में लेते थे तो वो मुट्ठी से निकल जाती थी, अब आप उसको एक पूरे पीस की तरह उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अगर उसको तोड़े तो पीस पीस निकल के बाहर आ जाएगा एक, ऐसा कर जी सकते हैं। ऐसा। यही काम आपका किसके साथ होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ होता है। आपकी जो इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और बहुत सी दूसरी चीजों के सेडिमेंट्स, उनमें आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, आपके जो डेड बॉडीज के जो शेल्स होते हैं वो हो सकते हैं, उनके कोई और चीज भी हो सकती है। ये सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं किसी जगह पर, और ये एक दिन की बात नहीं होती, एक हफ्ते की बात नहीं होती, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इस काम को लगते हैं। लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठे पड़े रहते हैं, और पड़े रहने के साथ वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो शेप कौन सी ले लेते हैं, रॉक की। और ऐसी रॉक को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ऐसी रॉक्स जो डिफरेंट सेडिमेंट्स के जुड़ने से, सेडिमेंट्स की कंपैक्शन से, उनके इकट्ठा होने से बने, वो कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल चूने का पत्थर, चूने का पत्थर देखा आपने? वो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं होता कि आप उसको तोड़ ना सकें, और इतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता कि उसको बिल्कुल ही तोड़ दें, मतलब एक मीडियोकर से उसकी जो है ना हार्डनेस होती है। लाइमस्टोन इसकी एग्जांपल हो गई। और कोई एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स की? हाँ, सैंडस्टोन हो गया। और क्या हो सकता है आपका? बस ये दो मेरे माइंड में भी आ रही हैं इसकी। सर जी जो मुल्तानी मिट्टी है वो कौन सी होगी? मुल्तानी मिट्टी वो मिट्टी है, वो रॉक नहीं है। वो तो ओके सर। इस तरह तो वो जो होती है ना, वो बचपन में ना हम लोग तो वो क्या कहते हैं, तख्तियां लिखते हैं, लिखने वाली जो होती थी, तो उसको साफ करने के लिए वो चीज होती थी, क्या कहते हैं उसको, गाची बोलते थे हम लोग। वो इस तरह तो वो भी रॉक है। ओके सर, मैं समझा सर वो किसी कैटेगरी में फॉल कर नहीं गई, नहीं, सर वो इसी किसी पूछा। कैटेगरी में फॉल नहीं करती। उसके बाद बच्चे आपका आ गया मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटा का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप्स। शेप्स। ऐसी रॉक्स जिनकी डिफरेंट शेप्स हो। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक सबसे पहले तो क्लियर कर लें, ये बनती हैं इग्नियस रॉक से या सेडिमेंट्री रॉक से। देखें ये रॉक्स डिफरेंट, चले अब इसको मैं आपको अगर रॉक साइकिल में समझाऊंगा। इग्नियस रॉक है, ये जमीन में दब गई है, बहुत नीचे जमीन में गहराई, 300 फुट, 400 फुट, 1000 फुट नीचे गहराई में दब गई है। नीचे जब जैसे दबेगी तो टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कई 100 साल, कई 1000 साल, कई लाख साल के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इग्नियस रॉक की शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो किसमें बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में। और मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। सर मतलब जो रॉक मेल्ट होती है मैग्मा फॉर्म में वो मेटामॉर्फिक रॉक होती नो है? नो, जो मेल्ट नहीं होती, मतलब जो मेल्ट ना हो लेकिन मेल्ट हुए बगैर अपनी शेप चेंज कर दे। जो मेल्ट होगी वो तो रॉक ही नहीं रही ना, वो तो फिर उसने जाहिर सी बात है कन्वर्ट होना है किसमें? इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाना है। जो मेल्ट भी नहीं हुई लेकिन सिर्फ हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसकी शेप क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो वो क्या होता है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। इसमें मार्बल आ जाता है आपका, और इसके अलावा इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में आपका सोपस्टोन आ जाता है, एंथ्रासाइट आ जाता है, कोल की कैटेगरी है एंथ्रासाइट। ये सारी की सारी जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। नाउ बच्चे, व्हाट इज, एक्सपेंसिव भी बहुत होती है ना। हाँ जी, व्हाट इज, हाँ आपने वो पढ़ा होगा ना, हमने एफएससी में पढ़ा था। आप लोगों में से किस किसने पढ़ा है वो मुझे बताइएगा। कहते हैं जी कोयले को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर, और इसको टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक खास प्रेशर होता है, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कि एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं। यस। यस सर। चलें जी, अब आ जाते हैं रॉक साइकिल पे।
सर फिर ये सारा जो कोल है पाकिस्तान में उसको डायमंड में कन्वर्ट कर देना। पहले तो उसको निकाले ना। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोल के जखायर कहाँ पर मौजूद हैं? थर में सर, सिंध में। नो, सिंध में। सिंध में, थर के अंदर। पूरे पाकिस्तान में अगर 185 मिलियन मैट्रिक टन कोल है तो उसमें से 175 मिलियन मैट्रिक टन कहाँ पर है? सिंध में। सिंध में। तो सिंध हमारा जो है बड़ा कामयाब सूबा है। बिलावल ऐसे तो नहीं रोती कि मुझे हुकूमत नहीं देते? सर रोता। रोता, हाँ रोता, सॉरी रोता। अच्छा बच्चे ये देखें, आ जाए वापस इधर। ये रॉक साइकिल है, देखें ये आपका है। रॉक साइकिल से मुराद क्या होता है कि जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा था वैसे रॉक साइकिल को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये माउंटेन है, माउंटेन के अंदर क्या चीज है? लावा के मैग्मा? मैग्मा निकला पहाड़ से, ठंडा हुआ, लावा बना, लावा ठंडा हुआ तो ठंडा होके किसमें कन्वर्ट हो गया? इग्नियस रॉक्स में। फिर इग्नियस रॉक्स के ऊपर वक्त के साथ साथ वेयर एंड टेयर हुई और ये जो सेडिमेंट्स थे ये इकट्ठे हुए और कई लाख साल के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गए? सेडिमेंट्री रॉक्स में। भाई सेडिमेंट्री रॉक, ये अक्सा, सना, समिया, ये आप लोगों से ना मैं अलहदा में भी बात करूंगा। आप लोग पहले तो बताएं, गायब कहाँ थे आप लोग इतने दिन? सर हम लोग इधर ही थे, आप नए स्टूडेंट्स में इतने बिजी हो जाते हैं, पुरानों को बेचारों को बुलाते ही हाँ हाँ हाँ, मैं ये आप लोगों का ना बेटा हिसाब लगाता हूँ। ये मुझे जरा फ्री होने दें आज इस क्लास से। ये जो आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके ऊपर वेट पड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मेटामॉर्फिक में। मेटामॉर्फिक रॉक में। अब मेटामॉर्फिक रॉक जाहिर सी बात है कुछ हम निकाल लेंगे, कुछ जमीन के अंदर बहुत दबी रह जाएंगी। वो जो दबी रह जाएंगी वो मेल्ट हो जाएंगी, मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मैग्मा में। मैग्मा में। मैग्मा फिर पहाड़ से निकलेगा लावा की सूरत में और फिर किस में कन्वर्ट होगा? इग्नियस रॉक में। फिर वेयर एंड टेयर होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, फिर वो मेटामॉर्फिक बनेंगी, फिर वो मैग्मा बनेंगी और ये साइकिल जो है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। ठीक हो गया। तो ये दो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मतलब ये जर्रे रहेंगे, बाद में जब मेटाफर बने तो फिर सब एक साथ हो जाएंगे। ये सेडिमेंट से मिलके बनती है, जर्रे नहीं रहेंगे, मतलब ये कि सेडिमेंट से मिलके बनती है। अच्छा अब एक टॉपिक था ना हम लोग पढ़ते होते थे, उसकी मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है। वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम था या जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम था? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एक और जीपीएस था। नहीं, आरपीएस भी था। सर जीआईएस एंड आरएस होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, मैं रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा हूँ। बच्चे व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? हाँ, एक बच्ची लिख रही है सर वो सेंसिंग जिससे हम टीवी के चैनल चेंज करते हैं। वेरी गुड, ये सबसे नॉन सीरियस। मतलब जैसे हम मॉल्स वगैरह में एंटर होते हैं तो डोर्स ओपन हो जाते हैं सेंसर्स के जरिए। वेरी गुड, बिल्कुल कुछ लॉजिकल आंसर है आपका। रिमोट सेंसिंग। देखिए बच्चे, सर जो सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग दुनिया पे क्या हो रहा है और ये सारी चीजों पे नजर रखते हैं उसको कहते हैं, आगे के इवेंट्स को जो हम कर लेते हैं प्रिडिक्ट, उसको कहते हैं। वो तो जीपीएस नहीं होता सर, जिसके थ्रू चेक करते हैं कि कौन सा मिनरल किधर है, वो जो पानी वगैरह इस तरह काफी चीजें चेक करते हैं जमीन के अंदर, वो मशीन ये दिस इज, हाँ बिल्कुल फखर, बिल्कुल सही पहुंचे। ये देखें, ये आपकी एक रिमोट सेंसिंग की एग्जांपल है। एक और चीज दिखाता हूँ, ये पिक्चर आपने माइंड में रखनी है। रिमोट सेंसिंग, इट इज अ प्रोसीजर इन विच बाय यूजिंग सैटेलाइट्स we try to explore various resources hidden inside our earth। हमारी जमीन के अंदर छुपे हुए बहुत सारे रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए, या हमारी जमीन जो है वो फिट है वहां पर कॉलोनीज बनाने के लिए, हमारी जमीन फिट है वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करने के लिए, इन तमाम प्रोसीजर को कंफर्म करने के लिए हम जो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग। क्या यहाँ पर पानी ज्यादा है, हम कोई कॉलोनी बनाए, हमारी कॉलोनी को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम ये चेक करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे दैट विल बी रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग दो तरह की होती है। एक होती है, ये यूज करते हैं बाजूकात सैटेलाइट से और बाजूकात एयरप्लेन्स के जरिए भी,
यूज किया जाता है इसको। रिमोट सेंसिंग दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पैसिव हम पैसिव से पढ़ते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, आप सूरज पे रिलाई करते हैं कि सूरज जिस जगह पे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है वहां पर पहले रेडिएशंस मारेगा, फिर हम उसे स्टडी करेंगे। ये एक अच्छा तरीकाकार है, लेकिन हमारा दिल कर रहा है रात को चेक करने का, तो हम रात को कर सकते हैं चेक? नो, क्योंकि उस वक्त तो एक ठीक खास है। हिस्से में, जमीन के एक खास हिस्से पे सूरज नहीं होगा, उसकी रोशनी नहीं जा रही होगी, तो हमें वेट करना पड़ेगा सुबह के लिए। या उस दिन जैसे लाहौर है, लाहौर में कुछ 1-2 महीने ऐसे होते हैं जहां पे 2019 में 20 में क्या था कि सूरज ही नहीं निकल रहा था स्मोक की वजह से। ऐसी सूरत हाल में आप अपना काम कर सकते हैं या काम आपका ठप हो जाएगा? 100% ठप हो जाएगा ना, काम रुक जाएगा, क्योंकि आप रिलाई कर रहे हैं किसके ऊपर? सूरज के ऊपर, सनलाइट के ऊपर। तो ये क्या होती है? ये होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग। काम सूरज देता है, पूरा पूरा देता है, बट ये पैसिव है, ये जिस दिन सूरज ना निकला आपका काम रुक जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि यार हम क्या करेंगे, हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग की तरफ जाएंगे, एक्टिव तरीके से काम करेंगे, हम अपनी रेस खुद बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। ये देखें, अगर तो सूरज से आ रही है, सूरज से लाइट जमीन पे पड़ी टारगेट पे, टारगेट के बाद ये सैटेलाइट पे गए जहां पर पैनल लगे हुए हैं, वो पैनल्स इस इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे, लाइट को सेंस करेंगे, सेंस करके उसे भेज देंगे ग्राउंड स्टेशन पे, जिसे प्रोसेसिंग स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, उसे ग्राउंड स्टेशन बोलते हैं। वो जाकर इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करके एक डायाग्राम, एक तस्वीर बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी? एक तस्वीर बन जाएगी, और इस तस्वीर से हम अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है। ये तो हो गया पैसिव का। लेकिन एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में ये होगा कि यही जो सैटेलाइट है ये खुद ही रेडिएशन मारेगा टारगेट पे, और वही रेडिएशन क्या होगी, वापस जाएगी पैनल्स के ऊपर पड़ेगी। पैनल्स इसको क्या करेंगे, सेंस करेंगे, और सेंस करके कहां भेज देंगे? ग्राउंड स्टेशन पे। ग्राउंड स्टेशन में क्या होगा, इसको एनालाइज किया जाएगा, सेम, बाकी प्रोसीजर वो सेम है। एक्टिव और पैसिव में सिर्फ यही फर्क है कि एक्टिव में जो है वो आप खुद से ही रेडिएशन मारेंगे, पैसिव में क्या होगा, आप किसके ऊपर इंतजार करेंगे? सूरज के ऊपर, नेचुरल सोर्सेज के ऊपर आप रिलाई करेंगे कि भाई आप जरा रोशनी डालें, फिर हम जरा, वो पंजाबी में सवाल आता है ना कि चानन पाओ, तो यहाँ पर जो हम सूरज को कहेंगे भाई थोड़ी सी रोशनी डालें, हमने चेक करना है कि इधर क्या मामला है। सो ये आपका जो है वो रिमोट सेंसिंग का जो है वो मामला होते हैं। तो अब रिमोट सेंसिंग के अंदर इमेजेस हमें किस तरह के शो होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह की आती है। बच्चे, कितने बच्चों को समझ नहीं आई रिमोट सेंसिंग की? दोनों समझ नहीं आई, एक्टिव और रिमोट। और किसको नहीं समझ आई? सर मुझे भी थोड़ी थोड़ी नहीं आई। थोड़ी नहीं, क्या बात नहीं समझ आई, इसको फिर क्लियर करें, फिर आगे मूव करते हैं। सर आवाज कट रही थी ना, तो फिर आपने शुरू में जो भी बताया ना ऐसे सर से गुजर गया, समझ में नहीं आया। अभी आवाज कट रही है? नहीं, अभी सही आ रही है। चले बच्चे, ये रिकॉर्डिंग जो है ना वहां पर अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग क्लास की अवेलेबल होंगी, तो वहां से आप इसको देख के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, हमने लाइट मारी, रेडिएशन, उसके बाद हमें ये इमेज जो है वो सामने आ गया। सपोज हम चेक करना चाह रहे थे कि अंडरग्राउंड वाटर है या नहीं है, तो ये जो जगह है यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर है, तो क्या यहाँ पर हम रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना सकते हैं? नो सर। भाई नीचे वाफर मिकदार में पानी, जितना मर्जी पानी पिए। ये जो ग्रीन बेल्ट है, सपोज यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यहाँ पर हम खेतीबाड़ी के काम देख सकते हैं। यस सर। ठीक हो गया। ये जो रेड एरियाज हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लावा वगैरह या जो मैग्मा वगैरह मौजूद हैं, तो ये खतरनाक इलाके हो सकते हैं, यहाँ पर आप ना ही रहें तो बेहतर है। या यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम वो करें, वो जियोथर्मल एनर्जी होती है ना, जहाँ आप जमीन के अंदर से भाप निकाल के उससे चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, हम इस साइट को जियोथर्मल एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। यस कर सर। सकते हैं। यस पता चल गया। ये जो येलो एरिया है, हो सकता है ये शो कर रहा हो कि यहाँ पर कुछ मिनरल रिसोर्सेज, कुछ कोयला, कुछ गैस, कुछ पेट्रोलियम मौजूद हो, तो ये भी हमें पता चल गया।
ये सारी इंफॉर्मेशन हमें शायद ऐसे ना पता चलती, लेकिन हमने जब रिमोट सेंसिंग यूज की, हमने सूरज से रेडिएशन मार के देखा या सैटेलाइट से रेडिएशन मार के देखा, तो हमें तब पता चल गया कि भाई नीचे क्या क्या हो सकता है। अब हमारे लिए रिसोर्सेज तक पहुंचना आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? आसान हो गया। आसान हो गया। हमें ये पता चल गया कि हम अपनी जो है वो कॉलोनीज कहाँ पर बना सकते हैं, कौन सा एरिया जो है वो वहां पर रहने के लिए आसानियां हो सकती है, कौन सा एरिया जो है वो वहां पर जो है वो रहने में हमें मुश्किलात हो सकती हैं, कौन सा एरिया जो है वो कल्टीवेशन के लिए बेहतर है। जहां जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं और जहां पर पानी होता है, नॉर्मली सिटीज, टाउन्स और विलेजेस उन्हीं इलाकों के करीब करीब क्या होते हैं, आबाद होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है रिमोट सेंसिंग से पता चल गई। तो रिमोट सर क्या सेंसिंग रीजन होती है कि जब आबादी ज्यादा होती है पानी कम हो जाता है? आबादी ज्यादा होती है, पानी कम हो जाता है। वो तो होना ही है कम। नहीं, सवाल आपका क्या है? सर मेरा ये है कि ये इधर जिधर हम रह रहे हैं ना, तो इधर पानी पहले बहुत ज्यादा था, आबादी भी उतनी थी, अभी पानी एकदम कम हो गया। इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी रीजन ये है कि ये यहाँ पे जो है वो वक्त के साथ साथ वाटर लेवल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसकी ये वजह हो सकती है, और इसकी वजह ये नहीं है कि नीचे से पानी खत्म हो गया है। पानी होता है, पानी थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लेवल नीचे चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसमें जो है वो वाटर की कमी बहुत ज्यादा है, और 2050 तक पाकिस्तान में काफी ज्यादा कमी हो जाएगी पानी की, अगर हमने स्टेप्स ना लिए, डैम्स वगैरह ना बनाए। तो ये उसी की वजह से है। राइट सर, थैंक यू। तो बच्चे ये सवाल आपको समझ आ गया, रिमोट सेंसिंग के मकासद क्या होते हैं और ये बनती क्यों है और ये क्या करती है? जी सर। सर इसमें मतलब हमें कितनी लाइंस का लिखना होता है जनरल बच्चे साइंस एंड एबिलिटी में? 5 नंबर का सवाल आता है, ये सिर्फ 5 नंबर के सवाल ही आते हैं आपको। अब 5 नंबर के सवाल के लिए मुझे बताएं, 1 या 1.5 सफा काफी है या 4 सफे काफी है? 1.5 सफा सर सर। 1.5 सफा काफी 1 से diagram। 1.5 सफा, बल्कि 1 से सवा पेज अगर आपका है ना तो बहुत है। अगर आपने टोटल सवाल करने हैं 16, नहीं हाँ 8 इधर और 8 आपने, मैं 16 सवाल आपने सॉल्व करने हैं। अगर 16 सवालों के लिए आप 1.5 पेज लिखेंगे तो फिर तो आप सवाल नहीं पूरे कर सकते। तो आपने 5 नंबर के सवाल के लिए एक लिमिटेड जो है वो एक डाटा लिखना है। साथ में कुछ डायग्राम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको साथ साथ बनवाता जाऊंगा। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह जो है ना वो भी आपका जो है वो नंबर काउंट हो गया, क्योंकि आपके जो पेपर में नंबर होते हैं ना, जिस सवाल में डायग्राम बनती हो उसमें 1 नंबर डायग्राम का होता है, 1 नंबर डेफिनेशन का होता है, 2 से 3 नंबर आपकी एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो सर आप बात सुनिए। बट सर जो मैथ सर का ये पोर्शन है, अभी अगर वो आप पहले निब्रा बात कर लें, फिर फखर आप करें बात। सर अभी जो आप वो नोट कर रहे थे, अभी भी उस फाइल को खोल के थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दे, मेरी एक चीज मिस हो गई है, मैंने नोट करनी थी। रॉक से ऊपर वाटर साइकिल वाला जो पोर्शन है। हाँ फखर, अब आप बात करें। बात इससे थोड़ी हटके थी, जो पहले टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड, की जो हम बात कर रहे थे पेपर अटेम्प्ट करने की। सर जो मैथ का पेपर होगा, अगर वो मैथ आता हो तो वो तो अब बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं होता ना, क्योंकि उसका आंसर होना होता है, वो पेज लिमिट की बात ही नहीं होती। हाँ वहां पे तो वो तो जितना छोटा सा टाइम सवाल है, उसमें जी आपके सर। नंबर आपके स्टेप्स के होते हैं कि आप जी जो है वो सर। जो स्टेप्स लिखे हैं सारे के नहीं लिखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो उंगलियों पर ही, मैंने ऐसे शहजादी, खासतौर पर शहजादियां ऐसी होती हैं, वो क्या करती हैं 2 + 3 इसकी एवरेज निकाले तो वो सीधे हाथों पे कैलकुलेट करके ना, ये समझ सपोज ये 2.5 आ गई है, जवाब आ गया, सीधा जवाब लिख के आए थे, एग्जामिनर भी कहता है 0 आ गया। तो स्टेप्स लिखने हैं आपने, ठीक है। ये एमसीक्यूज में चल जाती है टेक्निक, आपने फिंगर्स पे नहीं करना है, इसको प्रॉपरली पेपर पे सॉल्व करना है। इसीलिए जो है ना अब हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप के साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह, ताकि सारी चीजें क्लियर होती जाएं और आपका ये पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए। वैसे सर मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि आप मैथ के बारे में बताएं कि कौन सा मैथ्स यूज होगा इधर। सर बात काइंडली अगर सुनिए। थोड़ा सा बता दे तो। सर मेरा कल कस्टम इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रही थी, वो मैं आपसे बाद में पूछ लूं या आप भी आप उसको कर देंगे आंसर? बाद में पूछ लें बच्चे। ओके सर ये आपने एरेबल और ह्यूमिडिटी लेवल लिखा है, ये प्लीज मेंशन कर दें, ये मिस हो गया था, ये क्या चीज है? बच्चे जब वाटर साइकिल होता है तो जमीन आपकी एरेबल हो जाती है, जरखेज हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, और वाटर लेवल की सर्कुलेशन से, वाटर की सर्कुलेशन से क्या होगा, हवा में नमी जो है वो भी बरकरार रहेगी। तो ह्यूमिडिटी लेवल भी तो जरूरी होता है ना जिंदा रहने के लिए। जी सर ठीक। ठीक है सर अगर मैथ्स के पोर्शन में सर सर अगर मैथ्स के पोर्शन में हम लोगों ने सारे स्टेप्स लिखे हैं और फाइनल में कैलकुलेशन में जो आंसर आना होता है,
हमने वो मतलब सारा वैल्यूज वगैरह डाल दिए लेकिन आंसर नहीं निकाला कि कैलकुलेटर नहीं है, तो वो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? आंसर अगर निकालना जरूरी है? हाँ, आंसर निकालना जरूरी है, लेकिन आपको नंबर उसके मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगर आपने सारा सवाल पूरा सही किया ना स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ आखिरी स्टेप में गलती हुई है तो वो आपका उसी का एक नंबर कैलकुलेशन काटेगा। करके आंसर नहीं, कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकाला सिर्फ, लेकिन वैल्यूज पुट कर दी हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने डाल दिया, लेकिन इज इक्वल टू आंसर जो आता है वो नहीं निकाला बस, तो मुझे मिल जाएंगे मार्क्स? वो एक तो सवाल ये होता है ना कि ये होता है, मिसाल के तौर पे एक सवाल है कि x प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो आपने जो है वो 9 है, तो आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। x उसने कहा है कि 1 है, y इज इक्वल टू है 2, आपने यहाँ 1 लिख दिया, 2 इंटू 2 कर दिया इज इक्वल टू 9। अब आप आगे कहें जी सवाल मैं नहीं करती, अब इसके तो नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं सर, ये तो ऑब्वियसली हाँ अलजेब्रा वाली इस तरह की चीजें मुश्किल है, हाँ, लेकिन वो जो सिंपल वैल्यूज होती है सर वो काफी ज्यादा होती है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, फिर भी मतलब कर जिसमें सिर्फ वो डिजिट हो, सर फिर भी बुक्स बता दें, आप जो कह रहे थे मैं बच्चे, मैं आपको बताऊंगा। बता रहा हूँ बुक्स जो है ना, आपने पता है क्या करना है, ये आप चाहे मुश्तरका तौर पे ले लें सब लोग मिलके, और